नमस्कार। नमस्कार। आज हम बीएससी पार्ट 1 पेपर सेकंड वेव एंड ऑसिलेशंस में कपल्ड ऑसिलेटर के अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं। आपको याद है मैंने कपल्ड ऑसिलेटर के बारे में आपको समझाया था, कपलिंग किस प्रकार से की जाएगी और अनेक उदाहरण इसके दिए थे। मैकेनिक्स के भी दिए थे, कुछ सॉलिड स्टेट फिजिक्स के दिए थे कि किस प्रकार से कपलिंग हो रही है। लेटिस वाइब्रेशन क्रिस्टल स्ट्रक्चर में भी इस कंसेप्ट को मैंने आपको समझाया था और मैंने आपको बताया था कि कपलिंग के कारण जो दोलक हैं वो एक दूसरे से स्वतंत्र होकर के गति नहीं कर पाते हैं। उन दोनों की गति स्वतंत्र रूप में नहीं हो पाती है क्योंकि उनके बीच में कपलिंग है। इस कार्य को करने के बाद, इस उदाहरण को समझाने के बाद हमने नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन का अध्ययन किया था और फ्रीक्वेंसी का मान भी निकाला था। आपको ध्यान होगा मैंने फर्स्ट नॉर्मल मोड में आपको बताया था कि यदि दोनों दोलकों को साम्य स्थिति से, जो मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन है, उससे एक ही दिशा में विस्थापित किया जाए और इस प्रकार से किया जाए कि दोनों के विस्थापन समान हो, अर्थात x1 बराबर x2, दोनों दोलक एक ही कला में हों, तब जो फ्रीक्वेंसी आती है फर्स्ट नॉर्मल मोड की वो ओमेगा 1 ओमेगा 0 के बराबर ही होती है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है और उसका मान हमने स्क्वायर रूट ऑफ g/L निकाला था। जबकि सेकंड नॉर्मल मोड को जो हमने आपको समझाया था, मैंने उसमें आपको बताया था कि दोनों दोलकों को उनकी साम्य स्थिति से एक दूसरे के विपरीत, दोनों दोलकों को उनकी साम्य स्थिति से एक दूसरे के विपरीत दिशा में इस प्रकार से विस्थापित किया जाता है कि जैसे x1 = -x2। इसका अर्थ हुआ कि दोनों जो दोलक हैं वो दोनों विपरीत कला में होते हैं और इस सेकंड नॉर्मल मोड की हमने फ्रीक्वेंसी निकाली थी और मैंने आपको वहाँ बताया था, आपको याद होगा, ओमेगा 2 का जो मान आया था वो स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा c स्क्वायर आया था, करेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी आई थी। ओमेगा 0 का मान यहाँ पर भी स्क्वायर रूट ऑफ g/L है, जबकि ओमेगा c का जो मान होता है वो स्क्वायर रूट ऑफ k/m होता है। आज हम इस अध्ययन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और आज हम नॉर्मल फ्रीक्वेंसीज को डिटरमाइन करने के जनरल मेथड पर विचार कर रहे हैं। जनरल एनालिटिकल मेथड टू डिटरमाइन नॉर्मल फ्रीक्वेंसी। तो दोनों तरह की बातें हैं, फर्स्ट नॉर्मल मोड, सेकंड नॉर्मल मोड। नॉर्मल मोड क्या है हम समझ चुके हैं। हम जानते हैं कि कोई भी कपल्ड ऑसिलेटर है, जब एक समान विधा में गति करता है तो प्रत्येक निकाय का प्रत्येक अवयव समान विधा की आवृत्ति से कंपन करता है। इस का उपयोग हम फ्रीक्वेंसी डिटर्मिनेशन में कर रहे हैं। कपल्ड ऑसिलेटर के लिए जिस प्रकार से मैंने इक्वेशन लिखे थे, बिल्कुल उसी प्रकार से हम इक्वेशन लिख सकते हैं। मान लिया कि दो दोलकों में जो कपल्ड सिस्टम है उनकी समान विधा की आवृत्ति ओमेगा से कंपन कर रहे हैं, तब निश्चित रूप से जो दोलकों के गति के समीकरण होंगे जिस प्रकार से पहले लिखे गए थे, m d2 x1/dt स्क्वायर प्लस mg x1/L प्लस k x1 - x2 = 0। ये पहले ऑसिलेटर के लिए लिखा गया। अब हम दूसरे के लिए लिख रहे हैं जिस प्रकार से कपल्ड ऑसिलेटर में लिखा था, m d2 x2/dt स्क्वायर
प्लस एम जी एक्स टू बाई एल माइनस ऑफ के एक्स वन माइनस एक्स टू इज इक्वल टू 0। ये हमारी दूसरी समीकरण आ गई है। आप देखिएगा इन दोनों दोलकों की जो गति है वो सरल आवर्त गति होगी, और चूंकि प्रत्येक सामान्य विधा में आवृत्ति ओमेगा है, अतः हम इन दोनों समीकरणों का जो सॉल्यूशन है वो इस प्रकार से एज्यूम कर सकते हैं। x1 इज इक्वल्स टू a cos ओमेगा टी एंड x2 इज इक्वल्स टू b cos ओमेगा टी। x1 x2 का जो सॉल्यूशन हमने माना है उस सॉल्यूशन के मान को हम समीकरण 1 और 2 में प्रतिस्थापित कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जब हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो जो पहला पद है डबल डेरिवेटिव का, उस मान को रखें और टर्म को फिल्टर करें, तो हमारे पास जो समीकरण का सेट निकल के आ रहा है वो इस प्रकार से निकल के आ रहा है। माइनस एम ओमेगा स्क्वायर ए प्लस एम जी बाई एल इंटू ए प्लस के ऑफ ए माइनस बी कंप्लीट ब्रैकेट multiplied by cos omega t is equals to 0, and second equation is equals to minus m omega square b plus mg by l b minus k a1 minus b और complete bracket of cos omega t is equals to 0। इस इक्वेशन के सेट को मैंने इक्वेशन ए से कहा है। तो ये जो सॉल्यूशन आपने माना है और जो सॉल्यूशन मान के जो दो समीकरण निकल के आई है, यह समय t के सभी मानों के लिए यह समय यथार्थ होगी, लागू होगी। अतः हम इस इक्वेशन ए से लिख सकते हैं, जो ब्रैकेट की टर्म है उसको हम 0 कर सकते हैं। वह हो गया है माइनस एम ओमेगा स्क्वायर ए प्लस एम जी बाई एल इंटू ए प्लस के ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 0, एंड सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन ए माइनस एम ओमेगा स्क्वायर बी प्लस एम जी बाई एल बी माइनस के ऑफ ए माइनस बी। जो समीकरण 3 और 4 मिली है, हम इन समीकरण 3 और 4 को ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, और जोड़ करने पर हमें समीकरण इस प्रकार से मिल रही है। एम ए प्लस एम बी माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस एम माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस जी बाई एल 0। ये जो संबंध आया है, इस संबंध की यथार्थता के लिए रिलेशन क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी बाई एल, अर्थात ओमेगा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ जी बाई एल। और यह जो फ्रीक्वेंसी निकल के आई है, यह फर्स्ट नॉर्मल मोड की फ्रीक्वेंसी है। जैसा मैंने प्रारंभ में आपको बता दिया था, यह ओमेगा 1 फर्स्ट नॉर्मल मोड की फ्रीक्वेंसी है। अब हम जो तीसरी और चौथी समीकरण आई है, हम इक्वेशन थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं फोर्थ से, तो जो रिलेशन हमें मिल रहा है वो मिल रहा है एम ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस जी बाई एल प्लस 2k बाई एम। यह समीकरण को मैंने सी से मार्क किया है, और आप देख सकते हैं ए बराबर बी नहीं होने पर ओमेगा स्क्वायर जो फ्रीक्वेंसी का मान निकल के आ रहा है, वो मान निकल के आता है जी बाई एल प्लस 2k बाई एम, और हम इस मान को लिख सकते हैं ओमेगा 0 स्क्वायर नेचुरल फ्रीक्वेंसी नॉर्मल मोड की, और प्लस 2 ओमेगा सी स्क्वायर। ओमेगा सी का मान चूँकि हम जानते हैं स्क्वायर रूट ऑफ के बाई एम होता है, जबकि ओमेगा 0 का मान मैंने प्रारंभ में आपको याद दिला दिया था, स्क्वायर रूट ऑफ जी बाई एम है। इसलिए इस केस में हम फ्रीक्वेंसी का मान लिखेंगे ओमेगा इजिकल्स टू ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा सी स्क्वायर। तो जैसा मैंने प्रारंभ में आपको बताया था, यह सेकंड नॉर्मल मोड की फ्रीक्वेंसी है, और सेकंड नॉर्मल मोड की फ्रीक्वेंसी हमें इस प्रकार से मिल गई है। आप देख रहे हैं प्रथम जो विधा है उसमें ओमेगा 0 स्क्वायर इजिकल्स टू जी बाई एल है, और उसमें हम देख रहे हैं कि जो दोनों दोलक हैं वो समान कला में दोलन करते हैं, जबकि सेकंड नॉर्मल मोड के लिए जो फ्रीक्वेंसी की एक्सप्रेशन निकाली है उसमें उस मान के अनुसार a प्लस बी इजिकल्स टू 0, अर्थात a इजिकल्स टू माइनस बी। इसका अर्थ हुआ कि जो दोनों दोलक हैं वो विपरीत कला में आयाम से
कंपन करते हैं, अर्थात इस अवस्था में दोनों दोलक विपरीत कला में रहेंगे। इसका अर्थ हुआ कि समान लंबाई परंतु भिन्न द्रव्यमान m1 m2 के दो जो युग्मित कपल हैं और दोलक हैं, उन सब के लिए दो सामान्य विधाएं प्राप्त होंगी, जिसके लिए आवृत्तियां निम्न प्रकार से लिखी जा सकती हैं। ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ g बाई एल ओमेगा 0, और हम देख रहे हैं कि यह ओमेगा 1 फर्स्ट नॉर्मल मोड की जो फ्रीक्वेंसी है, यह दोनों दोलकों के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं कर रही है, जबकि ओमेगा 2 का जो मान है वह मान है स्क्वायर रूट ऑफ g बाई एल प्लस के 1/m1 प्लस 1/m2। तो हम इसको लिख सकते हैं सेकंड नॉर्मल मोड के लिए यह मान हो गया ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा सी डैश स्क्वायर। ओमेगा सी डैश इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ के बाई 2 1/m1 प्लस 1/m2। आप देख सकते हैं इस प्रकार से इसके हम सॉल्यूशन किस प्रकार से निकाल सकते हैं। फर्स्ट नॉर्मल मोड के लिए ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा 1, परंतु ओमेगा इज़ नॉट इक्वल्स टू ओमेगा 2, इसलिए जो हमारी सी इक्वेशन है उससे हम इस प्रकार का रिलेशन निकाल सकते हैं। जबकि इस इक्वेशन में जो सेकंड टर्म है वह शून्य नहीं है, इसका मतलब हुआ a माइनस बी बराबर 0 होना चाहिए, अर्थात a इज इक्वल्स टू बी। अगर a इज इक्वल्स टू बी है तो जैसा हमने सॉल्यूशन माना था इसके अनुसार a बाई बी का जो रेशो होगा वो x1 x2 के बराबर होगा, और चूंकि x1 x2 के मान समान है अतः a बाई बी का मान 1 हो जाएगा। परंतु सेकंड नॉर्मल मोड के लिए हम देख रहे हैं ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा 2 है, बट ओमेगा इज़ नॉट इक्वल्स टू ओमेगा 1। देयरफॉर बी इक्वेशन से जो कि ऐड करने पर प्राप्त हुई है, हम देख रहे हैं उससे रिलेशन किस प्रकार के आ रहे हैं। m1a प्लस m2b इज मल्टीप्लाइड बाई माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस g बाई एल, और जब हम इसमें इसको सॉल्व कर रहे हैं तो रिलेशन आ रहा है a बाई बी इज इक्वल्स टू माइनस m2 बाई m1 या x1 बाई x2 इज इक्वल्स टू a बाई बी। अर्थात इस स्थिति में जो सेकंड नॉर्मल मोड का है उस स्थिति में जो दोनों ऑसिलेटर हैं वो विपरीत कला में कंपन कर रहे हैं, और फिर आगे मैंने उनके आयाम के जो समीकरण हैं उनको भी लिखा है। तो इस नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करने के जनरल मेथड के बाद हम एन कपल्ड ऑसिलेटर का अध्ययन करेंगे, और एन कपल्ड ऑसिलेटर के अध्ययन में जिस प्रकार से अभी तक हमने सीखा है कि कपल्ड ऑसिलेटर्स हैं और उसमें मूलतः लॉन्गिट्यूडनल ऑसिलेशंस हो रहे हैं। यदि कणों की गति को मिलाने वाली रेखा के लंबवत हो तो उस केस में जो ऑसिलेशंस होंगे वो ट्रांसवर्स ऑसिलेशंस होंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी प्रत्यास्थ डोरी से समान दूरी पर अनेक कण जुड़े हों तो उनका जो ऑसिलेशंस होगा वह ट्रांसवर्स ऑसिलेशन होगा। मैंने आपको इस डायग्राम में यह समझाने का प्रयास किया है कि मान लीजिए कोई एक फ्लेक्सिबल इलास्टिक स्ट्रिंग है जिसमें द्रव्यमान m के n कण हैं जो समान दूरी a पर हैं, लंबाई के अनुदिश हैं, और इस डोरी के दोनों स्थिर बिंदुओं यानी x बराबर 0 और x बराबर l पर स्थित है, जैसा कि हमने चित्र में दिखाया है। विभिन्न कणों को मैंने चित्र में 1 से n तक दर्शाया है, और इन दोनों के मध्य की जो दूरी है वो समान है। नियत बिंदु x बराबर 0 से क्रमशः वह a 2a 3a n-1a na तक ही होगी। डोरी के सभी जो पॉइंट्स हैं उन पर एक टेंशन फोर्स कार्य करता है, और हम इस डोरी के लंबवत
मान लीजिए डोरी को लंबवत दिशा में छोटा सा विस्थापन दे दें, तब टेंशन में ज़्यादा वृद्धि नहीं होती है, परंतु एक रिस्टोरिंग फोर्स के कारण कणों में कंपन गति होती है। कणों की कंपन गति को इस चित्र में इस प्रकार से दिखाया गया है। हम कल इस तरह की जो गति है और उससे किस प्रकार की आवृत्ति आयाम के रिलेशंस मिलेंगे, उनका हम अध्ययन करेंगे। ये कार्य हम कल प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।